हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। साथ ही हम एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की हमारी इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन सी है? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिससे कनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं सीआरपीसी के अंदर, और हमें उन्हें कनेक्ट करके पढ़ना होगा ताकि हमें चीज़ें याद रहें। सेपरेट करके पढ़ेंगे तो हम तब भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन जब हम कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता रहता है कि इस वर्ड से रिलेटेड इस सेक्शन में भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है जो हमें पता होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हमारी सेक्शन होने वाली है, वो है हमारी सेक्शन 225। 225 किस चीज़ के बारे में बात करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या इसका सब हेडिंग है, कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 18 जो बात करता है जब सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलाया जाता है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी सेक्शंस दी गई हैं जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप सेशन कोर्ट के समक्ष अपने केस की कार्रवाई कर रहे हैं, केस का ट्रायल चल रहा है, केस की प्रक्रियाएं चल रही है, तो किस तरीके से चलाई जाएगी, क्या फर्स्ट स्टेप होगा, क्या लास्ट स्टेप होगा। हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया गया है। आज हम इस सेक्शन में ट्रायल कोर्ट के संबंध में, यानी कि जो सेशन कोर्ट के संबंध में जो ट्रायल चलाया जाता है उसके संबंध में इसकी एक सेक्शन कवर करेंगे। साथ ही सेशन कोर्ट से रिलेटेड और कौन कौन से सेक्शन जो है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसको भी हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले एमसीक्यू आपका यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर के अंदर सेशन कोर्ट के ट्रायल के बारे में बताया गया है। यह बताया गया है हमें चैप्टर नंबर 18 के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि सेशन कोर्ट के संबंध में जो ट्रायल चलाया जाता है उससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो 225 से हमारे स्टार्ट होती हैं सेक्शन, और 237 तक यहाँ पर सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल किस तरीके से चलाया जाएगा और किस तरीके से चलेगा उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहली सेक्शन क्या कहती है? सबसे पहली सेक्शन यह कहती है कि जितने भी ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे वो सभी ट्रायल किसके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। यानी कि सेशन कोर्ट के समक्ष जितने भी ट्रायल होंगे उन सभी में प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन होगा? प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। जैसा कि हमें पता है, जब भी हम बात करते हैं किसी क्रिमिनल केस की, तो क्रिमिनल केस में जो है किस तरीके से केस फाइल किया जाता है? स्टेट वर्सेस सो एंड सो। यानी कि अगर स्टेट की तरफ से कौन आएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर एपीपी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर सेशन कोर्ट के समक्ष अगर आपका ट्रायल चल रहा है, प्रक्रियाएं चल रही हैं केस की, तो उसमें ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा किसके द्वारा? जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट करेंगे ट्रायल की प्रक्रियाओं को। अब हमने यहाँ पर बात की थी सेशन कोर्ट की, कि सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलाने के बारे में इन सभी सेक्शंस में बात की गई है। सेशन कोर्ट के बारे में हमें सेक्शन 6 में भी देखने को मिलता है। सेक्शन 6 जो बात करती है कि क्रिमिनल कोर्ट के क्लासेस के बारे में, कि किस किस तरीके की जो है हमारी क्रिमिनल कोर्ट होती हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सेशन कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन। इसके अलावा ये सभी कोर्ट हैं, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसके बाद है सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसके बाद है हमारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। इसके अलावा सेशन कोर्ट के संबंध में जो है हमें प्रोविज़न देखने को मिलता है किस सेक्शन के अंदर, वो भी हम समझ लेते हैं।
चैप्टर वो सेक्शन नंबर 9 जो बात करता है किसके बारे में, कि कोर्ट ऑफ सेशन होगी, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन गठित करेगा, किसको कितनी पावर है, कौन इनका अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको सेक्शन 9 में देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टेब्लिशमेंट करेगी, स्थापना करेगी हर सेशन डिवीज़न के लिए। दूसरी चीज़ क्या कही गई है कि जितने भी सेशन कोर्ट हैं उन सभी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, जजेस के द्वारा। उन जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी। तीसरी चीज़ क्या कही गई है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट जो सेशन कोर्ट के मतलब जजेस हैं उनका तो अपॉइंटमेंट करेगी ही, साथ ही जो एडिशनल सेशन जजेस हैं या फिर असिस्टेंट सेशन जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी किया जाएगा। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज सेम पावर होती है, लेकिन अलग अलग डिवीज़न के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। और असिस्टेंट सेशन जज जो कि सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के, यह भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सेशन जज एक सेशन डिवीज़न के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती हैं। एडिशनल सेशन जजेस सेम होते हैं, लेकिन दूसरे डिवीज़न के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अगर सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि कौन उनकी जो पोस्ट है, उनका ऑफिस है जो वैकेंट है उसको भरे। तो हाई कोर्ट की यहाँ पर हाई कोर्ट क्या करती है, अगर अर्जेंट एप्लीकेशन आती है तो इस तरीके की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करती है। अब इसके अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, द कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनली होल्ड एंड सिटिंग एट सच ए प्लेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन, यानी कि हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के द्वारा यह पता चलेगा कि सेशन कोर्ट के जो भी जजेस हैं वो कहाँ पर अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, कहाँ पर उनकी सिटिंग होगी। इसके बाद हमें सेक्शन 10 जो है सीआरपीसी का वो देखने को मिलता है, जो हमें यह कहता है कि जो असिस्टेंट सेशन जज हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, सेशन जज के। ये हमें पता होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेक्शन 28 जो बात करता है कि जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं वो कितनी सज़ा दे सकते हैं। तो वो कितनी सज़ा दे सकते हैं, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। लेकिन बात करें डेथ पेनल्टी की, तो डेथ पेनल्टी जो है सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं दी जा सकती है, मतलब सेशन कोर्ट के द्वारा नहीं दी जा सकती है। उसके लिए उसे हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 366 सीआरपीसी के अनुसार। अब बात करें एडिशनल सेशन जज की, इनके पास कितनी पावर होती है। इनके पास पावर होती है कि यह जो है मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी ये नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 193 जो बात करती है कि कोई भी सेशन की जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस का एज एन कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ड्यूरिडिक्शन, जब तक कि ऐसे ऑफेंस जो है किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पर कमिट ना किए जाएं। यह बात जो है इस सेक्शन में कही गई है, क्योंकि जब हम बात करते हैं केसेस किस तरीके से आते हैं कोर्ट में, तो एफआईआर दर्ज होती हैं, एफआईआर दर्ज होके उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आते हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो है कॉग्निजेंस ले लेते हैं डायरेक्ट सेक्शन 199 के अनुसार। तो इस तरीके की ये जो इनसे कंबाइन सेक्शन थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। इसके अलावा और भी सेक्शन हैं, क्योंकि हमें एमसीक्यू को भी कवर करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आने वाली वीडियो में हम बाकी के सेक्शन को और उससे रिलेटेड और सेक्शन को कवर करेंगे। हमारी मेन सेक्शन जो थी वो थी हमारी सेक्शन 225 जो हमें डिस्कस करनी थी। इसमें केवल यही कहा गया है
सेशन कोर्ट के समक्ष अगर ट्रायल चल रहा है तो वो ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। उसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। अब हम चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो हम डेली कवर करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि चार्ज जो है किस लैंग्वेज में लिखा होता है? क्या ऐसी लैंग्वेज जिसको एक्यूज समझ सके? क्या कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाता है, या ऐसी लैंग्वेज जिसे पार्टी समझ सके, या किसी भी लैंग्वेज में, एनी ऑफ द अबव, किसी भी लैंग्वेज में जो यहाँ पर बताई गई है? तो अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है हमारा सेकंड, यानी कि कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी उसमें चार्ज जो है फ्रेम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है ये? 216 सीआरपीसी का, आपको पता होगा ये बात करता है चार्ज को ऐड करने के बारे में, चार्ज में परिवर्तन करने के बारे में। यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो चार्ज को परिवर्तित कर सकती है, चार्ज को ऐड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये पावर किस कोर्ट को दी गई है? क्या ये सभी कोर्ट के पास है? क्या केवल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास है, फर्स्ट क्लास की कोर्ट के पास है, या फिर सेशन कोर्ट के पास है? अगर आपको इसका जवाब आता है तो वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही जवाब है कि कोई भी कोर्ट जो है चार्ज में परिवर्तन कर सकती है और चार्ज को ऐड कर सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कहता है अगला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू? इसको हम रीड करते हैं। अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है कि मुझे इसका जवाब पहले से ही पता है, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 17 जो डील करता है किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अब यहाँ पर चार्ज के बारे में कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन हैं जो बात करते हैं? 201 से लेकर 223, 211 से 223, 211 से 224, 211 से 222, 211 से 221 तक। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 211 से लेकर 224 तक के जो सेक्शन है वो बात करते हैं चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर सेक्शन 41 बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 41A से लेकर एंड सो जितने भी इसके पार्ट डिवाइड किए गए हैं, ये हम एक वीडियो में डिटेल में अच्छे से इनको पार्टली भी समझेंगे, क्योंकि इन सेक्शन 41 पे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 41C(1) ऑफ CRPC, एवरी स्टेट गवर्नमेंट shall establish a PCR। PCR का क्या मतलब होता है? पुलिस कंट्रोल रूम। कहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे? एवरी डिस्ट्रिक्ट में, केवल स्टेट लेवल पर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पर, या कहीं पर भी नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड। तो जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो ये आपको यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी कर दिया गया है 41C सब सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा इसका जो सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पहले से इसका जवाब पता हो। अगर नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में अभी बता देंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC says that it is mandatory for the police officer to inform the person arrest, यानी कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, that the ground of arrest and right to bail if the offense is non bailable। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, अब पुलिस पकड़ने के बाद उसे अरेस्ट करके ले जा रही है, और वो जो
ऑफेंस है वो बेलेबल भी है, या ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बेलेबल है। तो ऐसे में ड्यूटी बन जाती है पुलिस ऑफिसर की कि वो बताए उसके अरेस्ट के बारे में जो उसके रिलेटिव हैं, या इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है जिसमें बात की गई है जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है उनके बारे में नॉमिनेटेड टर्म डिफाइन मेंशन की गई है। लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटेड पर्सन जो है टर्म डिफाइन नहीं की गई है, इसलिए इसका जवाब क्या है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर नॉमिनेटेड पर्सन की बात की जाती तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता। अब यह बात कहाँ पर की गई है, सीआरपीसी में, कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा और उसके अरेस्ट के बारे में पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे उनके रिलेटिव वालों को, साथ ही उसके पास राइट टू बेल है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि आपके पास जमानत का अधिकार है। तो यह बात किस सेक्शन में की गई है, 49, 50, 51 और 52 सीआरपीसी। तो 50 सीआरपीसी के अंदर यह चीज़ मेंशन की गई है। तो आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया, साथ ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।